प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 5वें अध्याय मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। ये पाठ भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का लिखा हुआ है और दरअसल ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक ऐसे पिता की जो अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है। उसके जीवन में बहुत ही दुख है, लेकिन वो दूसरे बच्चों में खुशी बांटकर, उनके चेहरों पर खुशियां देखकर अपनी उन खुशियों को पाने का कोशिश करता है, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा सार्थक या सुख में बनाने की कोशिश करता है। इस प्रयास के लिए वो एक फेरी वाला बन जाता है। घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं गलियों में, ऐसा एक आदमी बन जाता है और बहुत ही सस्ते दामों पर बच्चों के लिए कभी मिठाई, कभी बांसुरी, कभी कोई और दूसरी चीज़ जो बच्चों को पसंद है, ऐसी चीज़ें बेचता है। और जब बच्चे सस्ते दामों में उससे वो चीज़ पाते हैं, खुश होते हैं, तो बच्चों के चेहरे पर जो खुशियाँ आती हैं उनको देखकर उसको बहुत संतोष मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये इस पूरा कहानी में है। कुछ लोग उसके इस कारनामे को, इस काम को कि कैसे वो इतनी सस्ती चीज़ें देता है, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। और कुछ जो आदमी हैं जिनकी आदत होती है कि जो ये मानते हैं कि दुकानदार अपना हर सामान लाभ के साथ ही बेचता है, प्रॉफिट के साथ बेचता है, वो उसको भला बुरा भी कहते हैं। बावजूद इसके वो लोगों की सुनता हुआ बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात लगा रहता है। बच्चों की खुशियों के माध्यम से वो खुद भी खुशियां बटोरता है। उनको हंसते खेलते हुए बच्चों के चेहरों में अपने बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं और उसको उससे संतुष्टि मिलती है। तो यही इस पूरे पाठ का सार है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही मीठे स्वरों में के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कि वो गलियों में घूमता हुआ बहुत मीठी आवाज में बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला। बहलाना मतलब उनके मन को लगा देना, उनको बहका देना, खिलौने वाला। ऐसी आवाजें लगा लगा करके वो अपने खिलौने बेच रहा है। इस अधूरी वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। कि उसका जो बोलने का तरीका था इतना विचित्र था। विचित्र मतलब अलग प्रकार का, हैरानी करने वाला। और मादक मतलब मस्त, मधुर मतलब मीठा, मस्ती भरा मीठा स्वर था कि जिसको जो भी सुनता वो अस्थिर हो जाता। स्थिर होता है एकदम जमकर बैठना, किसी काम में ध्यान लगाकर बैठना। लेकिन अस्थिर मीन्स कि वो चौंक जाता है एकदम से, देखता अरे क्या हुआ है। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त मीन्स होते हैं स्नेह में अभिषिक्त, प्रेम में डूबे हुए। कंठ मतलब गला से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। कि नजदीक के जो मकान होते हैं उनमें बच्चे दौड़ते, औरतें बाहर आकर उससे सामान लेने के लिए, बच्चों के सामान लेने के लिए निकलती बाहर वो घर से। तो ऐसे घरों में हलचल हो जाती है, कहता है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां मतलब जवान लड़कियां, चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चीख कह सकते हैं हम, जो घूंघट डालते हैं उसको भी, और जो घर का पर्दा है उसको भी, जो ऊपर उठ सकता है। और छज्जा मीन्स घर का वो भाग जो थोड़ा आगे निकला होता है, बाहर की साइड में, गली की साइड में निकला होता है, उसको छज्जा कहते हैं। कि वो वहां आती और उसके पर्दे को उठाकर या अपने घूंघट को उठाकर वो देखती नीचे। गलियों और उनके अंतर्व्यापी मतलब अंदर में छाए हुए, अंदर में खेल रहे गलियों में, छोटे छोटे उद्यानों में, उद्यान मतलब छोटे छोटे बगीचे, खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। इठलाते मतलब मस्ती करते हुए। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। कि वो एक पिटारे रखता, उसमें खिलौने रखता, उसको वो खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव मतलब दाम कम ज्यादा करवाना, नहीं 2 पैसे में दो, 1 पैसे में दो, कितने का दिया, इतना महंगा क्यों दिया, ये सब बातें करना। पूछते इसका दाम क्या है, इसका मतलब क्या दाम है, क्या कीमत है। और इसका मतलब वो तोतली आवाज में अपनी पूछते, तुतला कर पूछते कि ये क्या रेट है, ये क्या रेट है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। कि इच्छा अनुसार मतलब जिसकी जो इच्छा होती, जिसको जो पसंद होता, उसको वो वैसा खिलौना दे देता।
खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति, सागर कहते हैं समुद्र को, कि जैसे समुद्र में जल की हिलोर उठती है वो दूर तक जाती है, उसी तरह उसकी आवाज भी गली में दूर तक जाती जब वो कहता। अब वो फिर वहां सामान बेच करके अगली गली के लिए चला जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। कोई वहां का बड़ा आदमी था उस गांव का या उस शहर का, राय बहादुर, उसके बच्चे भी खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, वो तुतला कर बोलता है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है, और देखो मेरा भी कैसा सुंदर है। वो कुछ खिलौने लेकर के आए थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही मीन्स देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, कि कितने पैसे में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है, कि 2 पैसे में दे करके गया है खिलौने वाला। यानी वो इतने सस्ते में खिलौने देता था, शायद कोई नहीं देता था वहां पे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है कि निश्चय तौर पे वो देकर तो गया है, इतने सस्ते कैसे दिए वही जाने, नहीं कह सकते। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, कि रोहिणी के लिए एक जरा सी बात थी, 2 पैसे में खिलौने देगा कोई बात नहीं, उसे वो बात छोड़ दी। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्यों इस छोटी सी बात पे विचार करती, इसलिए उसने कोई विचार इसके ऊपर नहीं किया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, कि एक मुरली वाला आया है, ऐसी खबर उस शहर में फैली। लगभग 6 महीने बाद लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मीन्स कुशल, एक्सपर्ट, कि मानना पड़ेगा कितनी सुंदर मुरली वो बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, कि मुरली बजाता है, गाना सुनाता है और इसके साथ साथ मुरलियों को बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, कि कितनी सस्ती बेच रहे हैं, 2 पैसे में एक मुरली। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? लोग आपस में बात करते कि 2 पैसे में बेचते, क्या मिलता होगा उसको इतनी सस्ती बेचने में? मेहनत भी तो न आती होगी, कि मेहनत भी तो करता है, कितनी मेहनत बनती है मुरली बनाने में, लेकिन 2 पैसे की बेच रहा है बस। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी मतलब जो बीकानेर के एक राजस्थान का शहर है, उस एरिया में जो बांधा जाता है, या वहाँ जो कपड़ा साफा बनता है, वो साफा कहते हैं पगड़ी को, कि वो बीकानेर की साइड में बनी हुई एक पगड़ी बांधता है, रंगीन कलरफुल। 30-32 साल का एक युवक है। किसी ने पूछा, दूसरे ने उसको बताया, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? 2-4 आदमी बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में कि ये कौन थे। तो एक ने बताया कि शायद एक खिलौना भी ऐसा आदमी बेचता था, कहीं ये वही तो नहीं है? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, कि आपने जो उसकी कद काठी बताई, रंग बताई, उसी प्रकार का था वो खिलौने बेचने वाला भी, जो भी मुरली बेचने वाला आपने बताया है, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, उस्ताद मतलब वही कुशल, एक्सपर्ट, अपने काम का एक्सपर्ट है, यदि वही होगा तो। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, कि शहर में लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा आदमी इतना सुंदर है, इतनी सुंदर मुरली बनाता है, इतनी सस्ती बेचता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मतलब मस्ती भरा, मृदुल मतलब कोमल मीठा, स्वर मतलब आवाज, कि शहर की हर गली में उसकी आवाज सुनाई देती, मीठी और प्यारी और मस्त आवाज।
बच्चों को बहलाने वाला मुरली आवारा, कि मुरली बेचने वाला बच्चों के मन को बहलाने वाला है, आ गया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, स्वर मतलब आवाज, कि रोहिणी ने भी उस आवाज को सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, स्मरण मतलब याद, कि उसको एकदम से खिलौने वाले की याद आई, क्योंकि ऐसी आवाज में खिलौने वाला भी गा करके बेचता था, वैसी ही आवाज थी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। उसने अपने पति को बोला कि बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं, पता नहीं मुरली वाला दोबारा से इधर आएगा या नहीं आएगा, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेना चाहती हूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, किस तरह देते हो मतलब कितनी पैसे की देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी, सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। मतलब बच्चे जब उसकी आवाज सुनते हैं तो बच्चे दौड़ते हांफते आते हैं। किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का पजामा ढीला होकर नीचे निकल जाता है, किसी का जूता निकल जाता है, लेकिन बच्चे एक दूसरे से पहले उससे सामान खरीदने के लिए उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। कहने का मीनिंग ये है। इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। वो तोतली आवाज में कहते हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे, सब एक साथ कहते। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष कहते हैं खुशी के मारे, गदगद होना, फूलाना समाना, कि मुरली वाले को बड़ी खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, दौड़ते हुए उसके पास आते हो। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। वो बच्चों से कैसा व्यवहार करता, उसका ये व्यवहार इस पैराग्राफ में दिया है लेखक ने। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बच्चे जल्दबाजी करते हैं तो वो बोलते हैं इतनी जल्दी थोड़ी लौटेंगे, सबको देंगे हम एक एक करके। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। तो बच्चों को दिलासा देते बहुत है मेरे पास, 57 मुरली हैं, एक एक करके लो, जल्दबाजी मत बनाओ, मैं जाने वाला नहीं हूं, ऐसी बातें बोलते हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, यानी वो विजय बाबू के प्रश्न का उत्तर देते हैं। कितने पैसे में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। वो बताते कि मैं 3 पैसे की एक मुरली देता हूं, लेकिन आपके लिए मैं 2 पैसे की लगा दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, कि वो दिल में भी मुस्कुराए और बाहर चेहरे पे भी मुस्कान उनके आए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, भाव मतलब रेट, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। एहसान लादना मतलब कुछ ऐसा करना कि उसका भला हो जाए, उसको एहसान कहते हैं। यदि हम ऐसा दिखावा करके कुछ काम करते हैं, हम कोई ऐसा काम करें दिखावा करके जिससे दूसरे का भला हो, उसको एहसान कहते हैं। तो विजय बाबू को लगा कि वो 1 पैसा छोड़ रहा है, वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो, कि सबको तो 2-2 पैसे में देते हो, झूठ बोलते हो आप लोग, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो, लेकर कहता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, आश्चर्यचकित हो उठा, हैरान हो उठा वो, कि क्या कह रहे हैं बाबूजी, इतनी सस्ती मुरली कहीं मिलती है। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, कि कितने में बनी है। असली लागत मतलब इनके ऊपर कितना खर्चा है, लागत कहते हैं खर्चे को। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि ग्राहकों का एक नियम है, दस्तूर है
कि भले ही जो दुकानदार है वो लॉस में जाए, लेकिन ग्राहक ये समझता है कि उसने तो मुझे लूट लिया, उसने तो ज़्यादा पैसा ले लिया, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? काहे को मतलब किस लिए? आप किस लिए हमारे ऊपर विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। कि आप सच जानेंगे तो इनका सही दाम जो है वो 2 पैसा ही है कीमत। असली दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते। वो कहता है कि सही रेट तो इनका 2 पैसा है, लेकिन आप बाजार में कहीं भी जाइए आपको 2 पैसे में मूली नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। मैंने 1000 का ऑर्डर दिया था, इसलिए 2 पैसे में मुझे मिल गए। वैसे बाजार में 2 पैसे में मिलने वाली नहीं है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ज़्यादा वक्त मतलब ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठो जो शब्द है ये बिहार में, यूपी में भाषा में ऐसे संख्यावाची शब्दों के साथ लगाया जाता है। 2 ठो, 4 ठे ऐसा बोला जाता है। वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे 2 मूर्तियाँ निकाल करके दे दो। 2 मूर्तियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुर्गियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुर्गियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था। तो वो कैसे बच्चों से आगे व्यवहार कर रहा है उसका वर्णन इस पैराग्राफ से दिया है लेखक ने। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। वो बच्चों को तरह तरह से बातें करता, किसी को बोलता बड़ी सुंदर है ये ले लो, किसी को बोलता राजा बाबू आप ये ले लो, हाँ भैया तुमको वही देंगे। बच्चे कहते मुझे वो चाहिए कि हाँ आपको वही देंगे, ये लो तुमको वैसी ना चाहिए, यह है नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। बच्चा बोलता, कोई बोलता मुझे नारंगी चाहिए, मुझे पीली चाहिए, मुझे लंबी वाली चाहिए, मुझे छोटी वाली चाहिए। तो वैसे ही वो उनके साथ बातें करता। पैसे लाने के लिए बच्चों को कैसे वो तरीके बताता माँ से पैसे लाने के लिए, वो भी इसमें वर्णन है। कहता ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। एक बच्चा बोलता मुझको पैसे नहीं दिए मम्मा ने। तो वो कहता है तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू, हाँ फिर जाओ। वो बच्चों को कहता है कि ऐसे नहीं पैसे मम्मा देती, उनके पैरों में गिर जाओ तब पैसे देंगे, अब की बार मिल जाएंगे। द्वनि है, द्वनि मतलब 2 आने। पुराने पैसे होते थे, आजकल रुपीज में चलते हैं, पहले आने में चलते थे। द्वनि मतलब 2 आने। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। कोई बच्चा कहता मुझे कम पैसे मिले हैं, तो कहता कि लो और पैसे लो। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। वो बच्चा पैसे लेकर आ गया जिसको मम्मी ने पैसा नहीं दिए थे। तो कहता है देखो मैंने आपको उपाय बताया ना, तरीका बताया ना कैसे पैसे मिलते हैं। तरकीब मतलब उपाय। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यानी कोई बच्चा क्या कहता कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, वो उसको भी मुर्गी दे देता। यानी वो किसी भी तरीके से बच्चों को खुश देखना चाहता तो उनको सस्ते में मुर्गी देता। जो बच्चे पैसे नहीं ला पाते उनको पैसे लाने की तरकीब बताता, और जिसकी माँ के पास पैसे नहीं होते उनको भी वो फ्री में दे करके चले जाता। यानी हर तरीके से वो बच्चों को खुश देखना चाहता था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा मतलब सामान। भला आदमी जान पड़ता है, भला आदमी मतलब अच्छा आदमी, कितनी प्यार से बातें कोई बच्चों से नहीं करता, कितना सस्ता सामान देता है कि मुझे तो वो अच्छा आदमी लगता है।
समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। मारा मारा फिरना मतलब भटकते फिरना, कि उसका बुरा समय चल रहा है इसलिए बेचारा भटकता फिर रहा है, फेरी लगा रहा है, गलियों में सामान बेच रहा है। पेट जो न कराई सो थोड़ा, कि हमें पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पेट भरने के लिए, पेट भरना मतलब जीवन का गुजारा करना, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेखक कहता है, आगे देखिए, इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। निकट मतलब नजदीक, क्षीण मतलब कमजोर, कि रोहिणी को दूर नजदीक की किसी गली से उसकी कमजोर सी आवाज सुनाई पड़ी, मुरली वाले की। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, कि कैसी मीठी आवाज इसकी है। वो मन मन कहने लगी। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। स्नेहसिक्त कहते हैं स्नेह में भीगी हुई, यानी प्रेम भरी बातें याद आती रही, कैसे उसकी मीठी आवाज है और कैसे बच्चों से प्रेम पूर्वक बातें करता है। महीने के महीने आए और चले गए, मतलब टाइम बीतता गया। फिर मुरली वाला ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, कि बहुत महीने बीत गए, मुरली वाला नहीं आया और उसकी जो याद थी रोहिणी के मन में वो भी कमजोर पड़ने लगी, अभी वो याद भी नहीं बचा था। 8 मास बाद, 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। केश राशि कहते हैं घने बालों को, केश बाल होता है, राशि मतलब धन संपत्ति, कि केश राशि मतलब घने बाल। आजानुलंबित, आजानु कहते हैं घुटने को, घुटनों तक जो लंबे हैं, यानी उसके जो घुटनों तक लंबे बहुत सारे बाल थे उनको वो सुखा रही थी छत पर। आजानुलंबित मतलब घुटनों तक, केश राशि मतलब बहुत सारे बाल। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसको एक आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। रोहिणी यानी उस आवाज को पहचानती थी, जानती थी। परिचित मतलब जानना पहचानना। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसके हस्बैंड नहीं थे घर में। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी, वृद्धा का मतलब बूढ़ी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, कि उस मिठाई वाले को कमरे में बुलाओ, रोको। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न है। तो ये हमारे जो सोसाइटी है, समाज है, ग्रामीण समाज कैसा होता है, यानी औरतें जो है मेन आगे के कमरे में जहाँ आदमियों का बैठने उठने की जगह होती है वहाँ नहीं जाती, वो पर्दे में रहती हैं। हमारे समाज की एक संरचना इसमें दिखाई गई है कि जो घर की औरतें हैं वो सामने वाले कमरे में कम जाती हैं जहाँ पे आदमी उठते बैठते हैं। तो रोहिणी भी ऐसे ही कहती है, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक मतलब या तो पर्दा या घूंघट, कि मैं भी थोड़ा हट के बैठी रहूंगी, आप उसको बुलाओ, कमरे में बैठाओ उसको, मुझे मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं। अपने सामान को वो बढ़ा चढ़ाकर वो भी बता रहा है, विशेषता बता रहा है उसकी, एडवर्टाइज कर रहा है अपने सामान का। रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, जायकेदार मतलब मजेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, कि जल्दी नहीं पिघलती, बच्चे के मुंह में काफी देर तक रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, कि ये खांसी को भी भगाती हैं। कितनी दूं, चपटी दूं, गोल दूं? अब उनके आकार को बताता है वो कि आपको कैसी चाहिए, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, कि 1 पैसे में 16 देता हूँ मैं। किस आकार की चाहिए, किस रंग की चाहिए, कैसी चाहिए, मुझे बताइए। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते हैं। यानी बार्गेनिंग का जो एक तरीका है लोगों का, दादी भी वैसा ही करती है कि 1 पैसे की 16 तो कम है, आप मुझे 25 दो कम से कम।
मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। वो कहता है कि इतना देता हूँ, ये कम है क्या? फिर वो अपनी बात को छोड़ देता है बीच में, कहता है कि छोड़ो, इस बात से आपको क्या लेना देना, मैं 16 ही दूंगा आपको। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे, कि इनसे 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। वो पैसे दिखाती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। दादी फिर बार्गेनिंग करती है, 1 पैसे की 25 नहीं देते तो 20 तो दे दो, 4 पैसे की दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना आता ही नहीं। साथ में बोलती है कि मैं बूढ़ी हो गई और मेरे से बार्गेनिंग नहीं होती है। अब ठीक है 1 पैसे की 20 दे दो, कर भी रही है बार्गेनिंग, लेकिन साथ में दिखा भी रही है कि मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मतलब ऐसा मुंह जिसमें दांत निकल चुके हैं, ढीला हो गया है, उसके ऐसे मुंह से मुस्कुराहट निकलने लगी। मुस्कुरा रही है वो अपनी बात के ऊपर। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, कि आप इस शहर के तो हो नहीं, पहले भी आए हो इस शहर में या इसी बार आए हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी, यानी कोशिश की, चेष्टा मतलब कोशिशा। दादी उसकी बहू के, रोहिणी की बातों को दोहरा रही थी, रिपीट कर रही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, चिक मतलब पर्दा या आड़ मतलब उसके पीछे छिपा हुआ। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? उससे पूछती है कि क्या मिठाई ही लेकर आए थे या कोई और चीज लेकर के आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब डाउट, विस्मयादि मतलब हैरानी, कि उसकी हैरानी भी थी क्यों पूछ रही है, उसको डाउट भी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा संदेह भी हो रहा था, और इसके साथ साथ उसे खुशी भी हो रही थी, कोई उसके बारे में जानना चाह रहा है, कि कोई उसके बारे में जानना चाह रहा है, खुशी हो रही थी, साथ में संदेह भी हो रहा था क्यों जानना चाह रहा है, और साथ में आश्चर्य भी था उसको। तो इन भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, जो उसने आइडिया लगाया था कि ये तो वही आदमी है, वो उसका अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर मतलब वही बेचैन होना, कि वो बेचैन हो गई उससे पूछने के लिए कुछ और बातें। इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? व्यवसाय मतलब ये बिजनेस, इस बिजनेस में आपको क्या मिलता होगा, इतनी सस्ती चीजें बेचते हो? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे खाने भर का मिल जाता है, काफ़ी है, और नहीं भी मिलता तो ठीक है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, असीम मतलब बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, और मुझे यही चाहिए। वो कहता है, सो कैसे, वह भी बताओ कि कैसे आपको धीरज, संतोष, असीम सुख से आप खुशी रहते हैं, मुझे बताओ। रोहिणी पूछती है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? वो कहते हैं कि व्यर्थ में, फालतू में क्यों उन बातों की चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, कि उनको आप छोड़ दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा, कि मैं क्यों ऐसा करता हूं, यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको दुख लगेगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ आपकी बात सुनने के लिए, कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं, इतना सस्ता सौदा क्यों बेचते हैं, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा। हर्जा कहते हैं नुकसान को, इससे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, कि जितनी देर में आप बात सुनाओगे, आप समझ रहे हैं कि इतनी देर में मिठाई बेच दूंगा दूसरी, मेरा नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा, मैं आपसे ज़्यादा मिठाइयाँ खरीद लूँगी। आप दूसरी गली में जाकर आवाज़ लगाकर बेचोगे तो उससे आपको फ़ायदा होना है, मैं उतना फ़ायदा यहाँ बैठे बैठे आपको करा दूंगी, आपको हर्जा नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। रोहिणी कहती है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय मतलब बहुत अधिक, कि बहुत अधिक गंभीर स्वर के साथ उसने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब
अच्छे से जो रहते हैं, अच्छे लोग, अच्छा घर है, अच्छा बार है, अच्छा व्यवसाय है, बच्चे हैं, सब कुछ है, ऐसे लोग। कि मैं एक ऐसा आदमी था, मकान, व्यवसाय मतलब काम धंधा, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी मतलब पत्नी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था कि मेरे लिए वो बहुत कीमती थी सब चीज़ें। बाहर संपत्ति का वैभव था कि मेरे पास बाहर बहुत सारी, घर के बाहर बहुत सारी संपत्ति थी, भीतर सांसारिक सुख था। घर में जो एक सुख मिलना चाहिए संसार में वो सब था घर में, पत्नी, बच्चे, रहने की हर चीज सुविधा सब थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, बहुत सुंदर थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, कि जैसे सोने के जीवित खिलौने बना दिए हों, इतने सुंदर मेरे बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियां मतलब बच्चों का उछल कूद, बच्चों की शरारतें। कोलाहल कहते हैं शोर को, कि शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, कि समय की गति देखिए कि जब टाइम आता है क्या क्या हो जाता है। विधाता की लीला मतलब विधाता कहते हैं भगवान को, कि भगवान का प्रकोप या भगवान के काम देखिए कैसा कर देता है, यानी समय और भगवान किसी के साथ कैसा कर देता है। अब कोई नहीं है, कि उनमें से कोई नहीं बचा, ना पत्नी बची ना बच्चे। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, कि हे दादी मेरे प्राण भी नहीं निकले, मैंने बहुत कोशिश की कि मर जाऊं लेकिन नहीं मर पाया, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। वो कहते कि मैं उन बच्चों की खोज रहा हूं, अपने बच्चों को, कि यहीं तो होंगे। मतलब हमारे धर्मों में ऐसी मान्यता है कि आत्मा अजर अमर है, यहाँ से निकल गई वो दूसरी जगह उसने जन्म ले लिया। वो कहता है कि इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं उन्होंने जन्म लिया होगा, मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल गुल कर मरता, कि यदि मैं वहीं रहता तो घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, कि ऐसे सामान बेचकर बच्चों को खुश कर मुझे संतोष मिलेगा, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन और सुख मिलेगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। जो मैं गलियों में सामान बेचता हूँ, मुझे कभी कभी उन बच्चों की, मेरे बच्चों की झलक जैसी मिल जाती है इन बच्चों में। वो कहता है ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, कि मेरे पास जो नहीं है, बच्चों का सुख, बच्चों की शांति, बच्चों की खुशी, मैं इस तरीके से बच्चों की खुशी पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, कि उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर, आंचल मतलब उसका दुपट्टा या उसका जो लटका हुआ कपड़ा था, वो बोले अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तत्काल मतलब उसी समय, कि उसने 2 पुड़ियां दी जिनमें मिठाइयां थी चुन्नू मुन्नू को, कि मेरे से ले लो, मम्मी से मत मांगो। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा, कि इस बार पैसे नहीं लूंगा। आपने मेरे दुख दर्द को जाना है, अपनी आत्मीयता दिखाई है मेरे प्रति, इसलिए इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं इनको अपने बच्चे मान रहा हूँ। दादी बोली अरे अरे नैने अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहती कि नहीं पैसे तो लेके जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में। मादक मतलब मस्ती भरा, मृदुल मतलब कोमल, कि मस्ती और से भरी और कोमल आवाज में फिर सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि वो ऐसी आवाजें लगाता हुआ बिना पैसे लिए गली में अपना सामान बेचने के लिए निकल गया। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ था मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का, कि जिसमें वो अपने बच्चों की खुशियां ढूंढने के लिए कम दाम में दूसरे बच्चों को खुशियां बांट करके अपने दिल को तसल्ली, सुख या संतुष्टि देता है। तो ये पूरी कहानी है। धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई।